नमस्कार। आज आपकी कथा नटी लेकर आई है एक और कहानी और उसका नाम है अमृतसर आ गया है। अमृतसर आ गया है। कहानी भीष्म साहनी की है और ये पुनः 1947 की पृष्ठभूमि में पर लिखी गई है। देश का विभाजन तय क्या हुआ, दिल कैसे विभाजित हो गए, घर कैसे विभाजित हो गए, और अगर हम रेल के डिब्बे को और रेलगाड़ी को देश मान लें तो क्या क्या न हो गया उस एक यात्रा में। तो सुन रहे हैं हम आज भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। देखते रहिए डिब्बे में कौन कौन लोग थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, कैसे देश और कैसे मन बदलते हैं। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बैठी थी। नमस्ते अनिमेश, नमस्ते, और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। बाहर खेतों में, सुनिए, बाहर खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थीं और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो बाहर हरियाली थी। सोच लीजिए कितनी हरियाली रही होगी, और उसमें लहरियां उठ रही थी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, अरे बंबई को छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गप शप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का भी जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौम आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस छुटपुटे में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था
और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था और ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। काले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी, बीबी खुश रहेगी। खा ले दाल चोर, ना ना खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। मांस खिला रहा है और कहता है कि दाल खाते इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे, वैसे ही जैसे मेरे होठों पर मुस्कान आई है और आपके भी होठों पर मुस्कान होगी इसको सुनते हुए। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। सुनते रहिए, बाबू मुस्कुरा रहा है। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे साथ नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बर का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहकर बोला, ओ खंजीर के टुकड़े, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएंगा। इस पर कहकहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम कहता है तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान सोच रहे थे कि क्यों नहीं खा रहा, तो सरदार जी क्या बोले, ये इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल काय सरदार जी बोले और बोलते बोलते खीखी करके हंसने लगे। अरे हाथ धो के खाते खिलाते तो खा लेता, हाथ तो धोए नहीं तुमने। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबू तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और खीखी हंसने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डिब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आके बैठो, तुम हमारे साथ बैठो। वो आओ जालिम, किस्सा खाने की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी थे, 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर
डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहां घुसा चला आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, जाओ, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, अरे नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे चले आती है। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ाते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, ढकेल दो पीछे। और भी लोग चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। और कोई डब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहां उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हांफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी काठ की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूं, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूं। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, दिखता नहीं, इधर जगह नहीं है। और पठान ने आव ना देखा ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो, इसे कौन है ये, वो चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे ढकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुल्ली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुर्लाए जा रही थी। ए नेक बख्तों, बैठन दो, आजा बेटी, मेरे पास बैठ जा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो उसे। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, सामान छूट गया पिताजी। उतरो, नीचे उतरो,
वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़ के नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। अरे तुम्हारे दिलों में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। अरे छोटी लड़की उनके साथ थी। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरी बाजू पर हाथ रखकर कहा, आगे है, देखो। आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसे ठिठोली करने लगा। वो बगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठ के लेटता है और तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। दे, वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ, जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो गया। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर आ बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे को देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा छा जाता। केवल पठान निश्चिंत थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह से लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर चल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। हरबंसपुरा। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया था। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ,
शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा, इस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है, अमृतसर आ गया है। और फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, उधर नीचे, तेरी मां, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? नीचे उतर, तेरी मां की। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू बक बक नहीं करो, ओ खंजीर के तुखम, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है, बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो सब। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया फिर बीच में बोल उठी, वे जीण जोग्यो आराम नाल बैहो, ए रब दियो बंदियो, कुछ तो होश करो, तुसी कुछ तो होश करो। उसके होठ किसी प्रेत के होठों की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, आराम नाल बैठो, ए रब दियो बंदियो, कुछ होश करो, कुछ होश करो। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था। अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे, बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, दंगा हुआ है कोई, क्या हुआ पीछे, दस मैनू क्यों होया, पीछे दंगा हो गया। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांककर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ कहने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने वह कब डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दे। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते से मैं उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने होले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपटा कर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, हाँ तुमने उन्हें जाने को दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिलो, सब नामर्द। पर गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया।
गाड़ी सरकने लगी। वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाया जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियाँ खा ली थी और पानी पी लिया था, और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को कोई खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे, मगर बाबू अभी अपनी आंखों के सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकल कर के किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँधने लगा। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। ऊँघ ही रहा था मैं। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता और कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तब भी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है, और मैं झटके से उठ बैठता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह लेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी को स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की तरफ घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांककर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ाया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी थी। फिर मेरी नजर बाहर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाफते हुए कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, दरवाजा खोलो। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? कौन है यहाँ? इधर कोई जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। फिर वह आदमी खिड़की में से अपना अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया ना, उतर जाओ गाड़ी से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक के दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से स्वर सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरस गई। मुझे लगा जैसे छड़ की
चोट का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झुटपुटे में मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2 या 1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें से सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी पर साथ साथ भागती औरतें बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी नहीं मालूम हो पाया कि अभी क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से नहीं चढ़ पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दोनों गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथों में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए हुए थे। मेरी और उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर वह खड़ा रहा, फिर उसने घूम कर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हूं कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे से बाहर निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। कर देते ना। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। कैसे स्थितियां, तरह तरह के प्रचार, तरह तरह के जो बातें होती हैं, घृणा की, अलगाव की, दुश्मनी की,
वो एक इंसान में, किसी भी इंसान में शैतान को जगा देती है। इस शैतान पर ही नजर हमें रखनी है, हमारे अपने भीतर के शैतान पर। हम मनुष्य बने रहे, बस इतनी सी बात, इतनी सी विनती कि अपने शैतानों को हम वश में रखें।